हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं गीतेश पांडे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीतेश पांडे लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक के बारे में। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने अपवर्तनांक के बारे में बहुत थोड़ी सी बातों का अध्ययन किया था। आज अपवर्तनांक को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ से प्रश्न बोर्ड परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। तो अगर आप अंत तक बने रहते हैं क्लास में तो निश्चित तौर पर अपवर्तनांक के जितने भी सवाल होंगे वो सब सवाल मक्खन हो जाएंगे। आज हम लोग स्नेल के नियम को अप्लाई करना भी पढ़ेंगे कि स्नेल के नियम को कैसे लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, पिछले कक्षा में हम लोगों ने सीखा था अपवर्तनांक के बारे में। ठीक, अब देखिए जैसे अपवर्तनांक होता क्या है। अपवर्तनांक को अगर हम देखें तो हमने जो पिछले क्लास में सीखा था वो था n बराबर क्या था, c बाई भी। कि अपवर्तनांक जो होता है वो होता है n बराबर क्या होता है, c बाई भी होता है। c का मतलब क्या है? c का मतलब प्यारे बच्चों है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और यहाँ भी क्या है, भी है माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ n अपवर्तनांक है, c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और भी क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, अब देखिए इसमें अब अपवर्तनांक के बारे में अगर हम थोड़ा विस्तृत रूप से सीखें। यहाँ पर बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि स्नेल का नियम हम अप्लाई कैसे करेंगे या अपवर्तनांक को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, अगर इसमें हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है 1n2। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, जैसे इस 1n2 को हम क्या कह सकते हैं। ठीक, तो इसमें इसका तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, ये होगा जैसे जो पहले लिखा है। तो अब यहाँ इसका मतलब होता है कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। ठीक, इसको पढ़ने का तरीका क्या है प्यारे बच्चों, अगर कहीं लिखा है 1n2 बराबर क्या होगा, 1n2 का मतलब क्या होता है, ये होता है माध्यम 1 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, माध्यम 2 के सापेक्ष। इसको पढ़ने का तरीका ये है। और अगर इसको हम चाल के पदों में लिखें तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 1n2 बराबर, अब यहाँ देखिए जो बाद में लिखा है जैसे 2, तो अब यहाँ ऊपर क्या आएगा, यहाँ आएगा कि माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अगर देखिए जैसे 1n2 का मतलब क्या है, अगर जो पहले लिखा है उसको देखेंगे कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक, देखिए चूंकि 1n2 लिखा है तो पहले जो लिखा है उसका अपवर्तनांक जो बाद में लिखा है उसके सापेक्ष होता है।
ठीक, अब जैसे इसको अगर हम चाल के पदों में लिखें तो क्या होगा, अब जो बाद में लिखा है ऊपर रहेगा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, मतलब जो बाद में लिखा है उसमें प्रकाश की चाल, और जो पहले है वो बाद में रहेगा बटे में कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। ठीक, अभी देखिए जैसे यहाँ कहीं पर अगर हमको मान लीजिए मिलता है ए एन जी, तो ए एन जी क्या है, अब देखिए जैसे 1 एंड 2, एक आप जब इसको पैटर्न को आप अच्छे से सीखेंगे तभी सवालों को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और इसमें जितने भी प्रश्न बनेंगे उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या होगा। ए एन जी बराबर क्या होगा, अब देखिए ए एन जी बराबर क्या होगा, जैसे यहाँ पर जैसे जो बाद में लिखा है, मतलब यहाँ लिख सकते हैं अगर चाल के पदों में, तो जी क्या है, ग्लास, ग्लास मतलब कांच, तो कांच में प्रकाश की चाल बटे, अब यहाँ ए क्या मतलब है, ये है वायु में प्रकाश की चाल। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ एक पैटर्न जो है पकड़ना है कि अगर ऐसे लिखा रहेगा तो हम क्या इसमें करेंगे। ठीक, आपको सिर्फ ये पैटर्न आपको सिखाया जा रहा है कि अपवर्तनांक में जो भी चीजें आपको मिलेंगी सवालों के दृष्टिकोण से उसको आप किस प्रकार से समझेंगे, क्योंकि तो यहाँ से निश्चित तौर पर बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है और इस टॉपिक का उपयोग आपको 12th में भी बहुत बृहद रूप से मिलेगा। तो अभी से आप अगर सीख कर चलेंगे तो आगे चलकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये हो गया आपको। ठीक, अब यहाँ अगर देखें जैसे इस पैटर्न को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, देखिए अगर मान लीजिए 2n1 लिखा है तब क्या होगा प्यारे बच्चों, अब यहाँ अगर इस प्रकार से लिखा है कि 2n1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का अपवर्तनांक जो पहले लिखा है उसका अपवर्तनांक और जो बाद में लिखा है उसके सापेक्ष हो जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें अगर हम इसको चाल के पदों में लिखें तो प्यारे बच्चों क्या होगा, 2n1 बराबर क्या लिख सकते हैं, अब चाल के पदों में जो बाद में लिखा है मतलब माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक, आशा करते हैं यहाँ तक टॉपिक आपको बिल्कुल मक्खन हो गया होगा कि अब एक पैटर्न आपके दिमाग में ये छप गया होगा कि किस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे अगर कोई दो माध्यम दिया होगा तब। अब देखिए जैसे अगर प्यारे बच्चों कहीं n1 लिखा है तो n1 का मतलब क्या है, अब n1 का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ दूसरा माध्यम क्या है, जैसे पहला माध्यम तो एक माध्यम दिया है लेकिन दूसरा नहीं दिया है, तो जब दूसरा नहीं दिया है तो इसका मतलब जहां पर कुछ नहीं होता है वहां क्या होता है, निर्वात अथवा वायु होती है। यहाँ पर कोई माध्यम नहीं होगा वहां पर माध्यम क्या होगा, अगर कोई माध्यम नहीं है तो या तो वो निर्वात है और या फिर वहां क्या हो सकता है, वायु हो सकता है। तो अब यहाँ देखेंगे तो अब चूंकि यहाँ जो बाद में क्या है, निर्वात अथवा वायु, तो अब यहाँ लिखेंगे कि निर्वात देखिए यहाँ पर होगा निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल बटे, यहां लिख सकते हैं कि माध्यम 1 में
प्रकाश की चाल। तो ये पैटर्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब यहां हम लिख सकते हैं, देखिए अगर निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, तो निर्वात अथवा वायु में जो प्रकाश की चाल है वो मान लेते हैं कितनी है, c है। निर्वात अथवा वायु में जो प्रकाश की चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों, उसको प्रदर्शित करते हैं c से। और माध्यम एक में प्रकाश की चाल, मान लीजिए वहां पर चाल कितनी है, v1। ठीक, अब अगर n2 बराबर लिखें तो क्या होगा। अब देखिए n2 मतलब दूसरा माध्यम लिखा नहीं गया है, तो वहां पर निर्वात है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे 2 का मतलब यहां पर माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक, ये हो गया। अब यहां अगर देखें प्यारे बच्चों, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगी वो कितनी है, वो है c। और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, मान लीजिए दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो है v2। पहले में v1 है और दूसरे में क्या है, v2 है। तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ c अपान क्या लिख सकते हैं, v2 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए अगर इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लें, यहां से इसको हम समीकरण नंबर अगर 2 बना लें, तो अब यहां पर प्यारे बच्चों अगर देखें तो अगर हम n1 बाई n2 लिखें, ठीक, अगर यहां देखें समीकरण 1 को अगर हम 2 से भाग करवा दें तब क्या निकल कर आएगा प्यारे बच्चों, तब ये निकल कर आएगा n1 अपान n2। तो n1 अपान n2 क्या होगा, ये हो जाएगा c अपान v1 और इंटू, अब ये पलट जाएगा, ये v2 बाई क्या हो जाएगा c। तो यहां पर अगर देखें तो प्यारे बच्चों c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां बचेगा n1 अपान n2 बराबर मिलेगा v2 बाई v1। तो इस प्रकार से एक सूत्र हमको ये प्राप्त हो जाएगा कि n1 बाई n2 बराबर v2 बटे v1। अब देखिए n1 बाई n2 को क्या कहेंगे, यहां अगर देखें प्यारे बच्चों तो यहां जो n1 बाई n2 है, देखिए यहां पर अगर देखें तो n1 बाई n2 को लिख सकते हैं n12। इसका मतलब क्या हुआ, n1 बाई n2 को क्या लिख सकते हैं, 1 n on 2। तो इसका मतलब क्या है कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। ठीक, यहां n1 क्या है, यहां n1 है माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। यहां प्यारे बच्चों क्या है, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये n2 क्या है, n2 है यहां माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको प्योर कॉन्सेप्ट यहां से समझ में आ गया होगा कि अपवर्तनांक का कि वास्तव में अपवर्तनांक होता क्या है। अब आगे हम पढ़ेंगे स्नेल के नियम को अप्लाई करना, कि स्नेल के नियम को हम किस प्रकार से लगाएंगे। ठीक, अब देखिए ये प्योर कॉन्सेप्ट है, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं। आपको इसी चैनल पर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे कि प्योर
जो है आपको अच्छे लेवल पर पढ़ाया जाए। ठीक, अब यहाँ अगर देखें तो जैसे स्नेल का नियम क्या है, अब देखिए स्नेल का नियम, अब स्नेल के नियम को हम अप्लाई कैसे करते हैं, देखिए जैसे अगर यहां देखें प्यारे बच्चों, तो जैसे ये पृथककारी तल है, ये अभिलंब है, ठीक। अब ये प्रकाश किरण जा रही है और ये मान लेते हैं ये जो अपना दूसरा माध्यम है, यहाँ ये वायु है, ठीक, और ये कांच, मतलब ये प्रकाश कहां से जा रहा है, विरल से सघन में, और जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, कि क्यों ये झुक जाता है, ठीक। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ये वायु है, इसका अपवर्तनांक क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं Na, और ये कांच है, इसका अपवर्तनांक क्या होगा, Ng होगा, ठीक। ये हो गया। यहाँ पर जो चाल है वो मान लेते हैं Va है, और यहाँ पर जो चाल है प्रकाश की वो कितनी है, Vg है, ठीक। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो जब हम स्नेल का नियम यहाँ लगाएंगे प्यारे बच्चों, तो चूंकि स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या होगा, अब देखिए जैसे साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, अब देखिए स्नेल का नियम जब लगाते हैं तो अब एक बात को ध्यान रखना है आपको कि जिस माध्यम में प्रकाश जा रहा है उसके अपवर्तनांक को पहले लिखते हैं। ये ट्रिक आपको याद रखनी है कि जिस माध्यम में प्रकाश जा रहा है, क्योंकि देखिए प्रकाश जा रहा है वायु से कांच में, मतलब कांच में जा रहा है, तो जिसमें जा रहा है उसके अपवर्तनांक को पहले लिखेंगे, और जहां से जा रहा है उसके अपवर्तनांक को क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे प्यारे बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है। फिर से एक बार इसका रिवीजन करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये आपको 12th क्लास तक काम में आने वाला है कि स्नेल के नियम को हम अप्लाई कैसे करेंगे, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो स्नेल के नियम को हम अप्लाई कैसे करेंगे एक बार अगर फिर से समझते हैं, देखिए साइन आई मतलब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। देखिए जिस माध्यम में प्रकाश जा रहा है, हमेशा इसको ध्यान रखना, जिस माध्यम में प्रकाश जाएगा उसके अपवर्तनांक को पहले लिखते हैं, और जहां से जा रहा है उसके अपवर्तनांक को बाद में लिखते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर ध्यान रखनी है। तो ये हो गया साइन आई बटे साइन आर बराबर Ng अपान Na। अब देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं, अब देखिए Ng को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसे अभी हमने आपको एक पैटर्न बताया था कि जैसे N1 है ना, वैसे ही Ng है। अब यहाँ क्या है, वायु है, इसका मतलब अगर हम Ng को लिखना चाहें प्यारे बच्चों तो Ng बराबर क्या होगा, ठीक। देखिए Ng बराबर क्या होगा, C, मतलब यहाँ पर जो दूसरा माध्यम है वो क्या है, कोई कुछ लिखा नहीं है, कुछ नहीं है तो मतलब वो निर्वात है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे इसमें प्रकाश की चाल, तो ये हो जाएगा C अपान क्या, Vg। तो Ng के स्थान पर प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं हम, वो लिख सकते हैं C अपान Vg। जैसे अभी आप देखिए, अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि जैसे N1 है तो N1 को हम क्या लिख सकते थे, C अपान V1, मतलब यहाँ जो दूसरा माध्यम क्या है, यहाँ दूसरा माध्यम है निर्वात या वायु, तो निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम एक में प्रकाश की चाल। इसीलिए हमने आपको बताया था कि एक पैटर्न जब आप सीख कर चलेंगे तो चीजों को आप अच्छे से बहुत क्लियर कर पाएंगे, ठीक। तो अब प्योर कॉन्सेप्ट जो है इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि चीजों को आप अच्छे से समझ पाए।
रटने वाली व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि जब बच्चे रटना प्रारंभ कर देते हैं चीजों को तो रट के आप केवल 10th तक चीजों को पार कर पाते हैं, जो कि सिलेबस अभी बहुत छोटा है। लेकिन जब आप 12th में जाएंगे, 11th में जाएंगे, तो आपको यही आदत पड़ी रहेगी रटने वाली, और वहां आप बिल्कुल जो है फेल हो जाएंगे। ठीक, तब चीजों को आप बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे। तो यहां से आप प्योर कॉन्सेप्ट को सीख कर चलिए। साइन आई बटे साइन आर बराबर एन जी अपान एन ए, तो एन जी को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, सी अपान भी जी। और उसी प्रकार से देखिए, अगर एन ए को लिखना है, यहां पर देखिए, अगर एन ए को लिखना है तो इसमें प्रकाश की चाल क्या है, भी ए है, तो इसको लिख सकते हैं, यहां भी निर्वात अथवा वायु है, तो सी अपान क्या हो जाएगा, भी ए। इस प्रकार से हो गया। तो अब एन जी अपान एन ए के स्थान पर हम देखिए सी अपान क्या लिख सकते हैं, भी जी, और अपान सी अपान कितना लिख सकते हैं इसको, भी ए। इसका मतलब यहां अगर देखें प्यारे बच्चों, तो यहां हमको मिलेगा कि साइन आई बटे साइन आर बराबर एन जी अपान एन ए बराबर क्या मिलेगा। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करें, सी अपान भी जी, देखिए सी अपान भी जी इंटू, ये पलट जाएगा, अब भी ए चला आएगा ऊपर और सी चला आएगा नीचे, सी से सी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो भी ए अपान क्या मिलेगा, यहाँ भी जी मिलेगा। तो इसका मतलब यहां लिख सकते हैं भी ए अपान कितना हो जाएगा, भी जी। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, स्नेल का नियम हमारे पास कुछ इस प्रकार से भी मिलेगा कि साइन आई बटे साइन आर बराबर एन जी अपान एन ए बराबर भी ए अपान भी जी। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। कभी कभार क्या होगा कि जैसे यहां से दो चीजें समझ में आ रही हैं कि एक तो हम ये लिख सकते हैं कि साइन आई अपान साइन आर बराबर एन जी अपान एन ए। ठीक, अगर दो माध्यम कैसे हैं, वायु है और कांच है तब। और दूसरा क्या लिख सकते हैं कि अगर हम लिखना चाहें तो साइन आई बटे साइन आर बराबर भी ए अपान भी जी। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कभी कभार क्या होगा कि सवालों में जो है वो वेग दे देगा दोनों माध्यमों में, तो जब वेग दे देगा तब स्नेल का नियम कैसे लगाएंगे, तब ये वाला सूत्र आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होगा कि आप प्योर कॉन्सेप्ट के साथ जब चीजों को सीखेंगे तो आप परीक्षा में कैसे भी प्रश्न पूछे जाएं आप उसको आसानी के साथ हल कर पाएंगे। तो ये हो गया स्नेल का नियम पर आधारित कि किस प्रकार से हम स्नेल के नियम को अप्लाई करेंगे। ठीक, अब देखिए अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हम देखेंगे कि देखिए दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमको सीखना है। अब अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, यहां पर जैसे यहां पर अगर देखें प्यारे बच्चों तो दो चीजें हैं हमारे पास। चलिए यहां पर देखते हैं, अब हम देखें पहले दो माध्यम हम देखते हैं। ये पहला है मान लो बिरल, ठीक, और ये जो दूसरा माध्यम है वो है सघन। यहां अगर देखें तो ये माध्यम है सघन और ये माध्यम कैसा है, बिरल। ठीक, तो प्यारे बच्चों अगर यहां पर हम थोड़ा ध्यान दें, देखिए चूंकि प्रकाश कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है। अगर ये अपने मार्ग से विचलित नहीं होता तो कैसे चलता, ये इस प्रकार से जाता है सीधे। ठीक,
और ये सीधे इस प्रकार से जाता है, ऐसे ही जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि ये अक्सर बताया जाता है, बताया क्या, आपको रटवाया जाता है कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। और ये दूसरा बात आपको रटवाया जाता है कि जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। ये दो चीजें आपको अक्सर जो है रटवा दिया जाता है कि किस प्रकार से, और नाम दे दिया जाता है किसका, ये नियम का, कि हाँ ये नियम है कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, जबकि जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से क्या होता है प्यारे बच्चों, वो दूर हट जाता है। ये आपको अक्सर जो है रटवा दिया जाता है, लेकिन आज हम सीखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखिए, जैसे अगर यहां पर हम मान लेते हैं इसका अपवर्तनांक n1 है और इसका अपवर्तनांक n2 है, यहाँ ये n1 है, यहाँ ये n2 है। ठीक, अब इसमें देखें अगर, तो देखिए यहां पर अगर हम स्नेल का नियम लगाएंगे तो स्नेल का नियम यहाँ प्यारे बच्चों अगर हम लगाएं तो साइन आई बटे साइन आर, ठीक, बराबर क्या होगा। स्नेल का नियम कैसे लगाते हैं, जिस माध्यम में प्रकाश जा रहा है उसके अपवर्तनांक को पहले लिखते हैं। तो जा रहा है n2 में तो n2 को पहले लिखेंगे और जहां से जा रहा है उसको बाद में लिखते हैं। ये हो गया, हमने लगा दिया कौन सा नियम, स्नेल का नियम हमने यहां पर अप्लाई कर दिया। ठीक, अब यहां पर अगर देखें प्यारे बच्चों तो देखिए अब इसमें एक बात हमको ध्यान रखनी है कि देखिए किसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। यहाँ अगर देखें प्यारे बच्चों तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, हमारा n2 इज ग्रेटर देन n1, n2 इज ग्रेटर देन किसके होगा, n1 होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए n2 क्या है, ये सघन माध्यम है तो सघन का अपवर्तनांक ज्यादा होता है और विरल का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। इसके बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। तो यहां पर क्या है कि इसका अपवर्तनांक कम होगा इसकी तुलना में। अगर देखिए ये n2 n1 से ज्यादा है, अगर देखिए यहाँ n2 क्या है, n1 से ज्यादा है, तो ये साइन आई जो है वो ग्रेटर देन होगा साइन आर के। इसका मतलब यहाँ हम ये बात ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ आई इज ग्रेटर देन किसके होगा प्यारे बच्चों, आर के होगा। ठीक, यहां से एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यदि प्रकाश, देखिए एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि यहां से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि यदि प्रकाश, यदि प्रकाश विरल माध्यम से, यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि यदि प्रकाश कहां से, विरल से सघन में जाता है तो आई जो है वो बड़ा होगा और आर जो है छोटा होगा। अभी अगर प्यारे बच्चों देखें, अभी इस कंडीशन में क्या है कि आई और आर कैसे हैं, बराबर हैं, क्योंकि देखिए एक किरण ये है दूसरी किरण ये है,
ठीक, अगर दोनों किरणें काट रही हैं तो शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण आई और आर कैसे होंगे, बराबर होंगे। अभी अभी तो आई और आर कैसे हैं, बराबर हैं। लेकिन आर क्या होना चाहिए, अब यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि आर प्यारे बच्चों कैसा होना चाहिए, आई और आर में रिलेशन कैसा होगा, आई जो है बड़ा होगा और आर जो है वो छोटा होगा। तो आर को हमको छोटा करना है। अब आर छोटा कब होगा, क्योंकि आर जो जो अपवर्तन कोण बनता है वो किसके किसके बीच बनता है, वो बनता है अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे यहाँ पर तो प्यारे बच्चों हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आई बड़ा होना चाहिए और आर छोटा होना चाहिए। तो आर को अगर छोटा करना है तो इसको अभिलंब की ओर क्या करना होगा, झुकाना होगा। तो इसीलिए अब ये कोण हमारा क्या बन गया, आर बन गया। तो इस प्रकार से अगर प्यारे बच्चों देखें तो इसमें हमको क्या सीखने को मिला कि प्रकाश जब विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर क्यों झुक जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है, यहाँ जो आपतन कोण का मान है वो अपवर्तन कोण के मान से अधिक होता है। इसीलिए जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। आशा करते हैं ये प्योर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखें। ये स्कूल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत कम जगहों पर ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे कि इस प्रकार के प्योर कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए दूसरी स्थिति में क्या होगा। अब देखिए इस दूसरे कंडीशन में अब इसके बारे में अगर हम देखें तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि अब अगर इसमें हम स्नेल का नियम लगाएं तो अब इसमें प्यारे बच्चों जब हम स्नेल का नियम अप्लाई करेंगे तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखिए यहां पर होगा कि साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर क्या होगा n2 बाई n1। वही स्थिति जिस माध्यम में प्रकाश जा रहा है उसके अपवर्तनांक को पहले, जहां से जा रहा है उसके अपवर्तनांक को बाद में लिखते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसमें क्या है, अगर इसमें हम देखें इस स्थिति में प्यारे बच्चों तो इसमें क्या है कि चूंकि n1 कैसा माध्यम है, सघन है, n2 कैसा माध्यम है, विरल है, तो मतलब सघन का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, मतलब इसमें n1 इज ग्रेटर देन किसके होगा, n2 के। तो अगर n1 इज ग्रेटर देन n2 है, अगर ये इससे बड़ा है तो ये इससे बड़ा होगा। जैसे इसको अगर हम समझें थोड़ा सा अच्छे से तो देखिए अगर यहाँ देखिए जैसे कहीं लिखा है, मान लेते हैं x अपान वाई बराबर 5/3, इसका मतलब क्या है कि जो x है उसके पास 5 है और y क्या है 3 है। मतलब अगर देखिए 5 क्या है 3 से ज्यादा है, मतलब ये इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, इससे ज्यादा होगा। तो ये होता है अनुपात। ठीक, जैसे इसको हम लिख सकते हैं x अनुपाते y बराबर 5/3, मतलब इसका तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, इसका तात्पर्य ये है कि x के पास कितना है 5 हिस्सा है और y के पास कितना है 3 हिस्सा है। ठीक, यहाँ ये अनुपात वाला नियम यहाँ पर काम करेगा। ठीक, आशा करते हैं ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए यहाँ पर अगर n1 इज ग्रेटर देन n2, तो अगर ये मान इससे ज्यादा है तो ये वाला इससे ज्यादा होगा, मतलब साइन जो r है वो ग्रेटर देन किसके होगा, साइन i के। अब देखिए यहां पर अगर देखें तो अब इसको देख सकते हैं कि r इज ग्रेटर देन किसके हो गया, यहाँ i। यहां से हमको कॉन्सेप्ट क्या सीखने को मिला कि r जो है वो ग्रेटर देन किसके होगा प्यारे बच्चों, i के होगा। मतलब ऐसी स्थिति में अगर देखें तो r का मान ज्यादा है और i का मान क्या है, कम है। अभी i और r दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, लेकिन r क्या होना चाहिए i से ज्यादा। और अगर ये अधिक कब होगा, अब बताइए r अधिक कब होगा, क्योंकि r मतलब ये अभिलंब
और अपवर्तित किरण, तो अब अपवर्तित किरण को क्या करना होगा, और दूर जाना होगा। जब ये अभिलंब से और दूर हटेगी तभी क्या होगा, इस r का मान क्या हो जाएगा, अब ज्यादा हो गया, किससे, I से। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, जबकि जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। आशा करते हैं ये प्योर कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्नेल का नियम हम किस प्रकार से अप्लाई करते हैं, और जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो आपतन कोण जो है वो अपवर्तन कोण से बड़ा होता है, जबकि जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से बड़ा होता है। ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर ध्यान रखनी है। ये बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से चीजों को सीख गए होंगे। तो अगर आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। ऐसे ही कंटेंट आपको निरंतर मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।